हमारे बौद्ध भिक्षु अपनी मांग कर रहे थे, पुलिस आती है और हमारे बौद्ध भिक्षुओं को उठा के ले जाके कहीं फेंक देती है। उस विरासत पे एक बीटी एक्ट बना दिया है 1949 कि देश के प्रधानमंत्री जी जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। इसी देश में जहाँ लाखों बौद्ध भिक्षु जो आंदोलन कर रहा है वो उनको नहीं दिखता है। आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेडिकल इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की इतनी फीस कर दी कि अब साधारण गरीब परिवार का बच्चा नहीं कर सकता। ये वही बिहार की धरती है जिस धरती पर भगवान बुद्ध पैदा हुए। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है कि 2027 में ये सरकार बदलेगी। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। मैं हूं संतोष शाक्य। साथियों लखनऊ में हूं आज और बात करने वाला हूं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी से, जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं फर्रुखाबाद लोकसभा से और कद्दावर नेता हैं समाजवादी पार्टी के। हम लोग बात करेंगे बेसिकली बोधगया महाबोधि महाविहार के मुद्दे को लेकर। आप सब लोग जानते हैं कि बोधगया में महाबोधि महाविहार का जो मुद्दा है इस समय बहुत ही तेजी से पूरे देश में फैला हुआ है। पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं। पूरे देश के करोड़ों जो बहुजन लोग हैं, ओबीसी SC ST लोग हैं, इस मुद्दे को लेकर आंदोलित हैं। और डॉक्टर साहब भी कुछ दिन पहले महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन में सम्मिलित होने गए थे, तो उनसे सारे सवाल पूछेंगे कि वो इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरह का ये मुद्दा है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इंडस न्यूज़ की जितने भी आपके ऑडियंस हैं, इसके देखने वाले हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली संतोष शाक्य जी। तो मेरा पहला सवाल यही है कि आप बोधगया गए थे और बोधगया में देश के 100 करोड़ लोग हैं, वो आंदोलित हैं। पूरे देश में बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो आप कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? मेरा कहने का मतलब है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कहा करते थे कि दलितों का, मजलूमों का, बैकवर्ड्स का आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है, उनकी आवाज़ तो स्वयं ही उठानी पड़ेगी। और लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आज का जो दौर है और ख़ासकर जो सोशल मीडिया का दौर है, स्पेशली मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जैसे सच्चे पत्रकार इस चीज़ को उठाने का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जो बहुजन की जो आवाज़ है उसको लोगों तक पहुंचने का काम होगा। आज सोशल मीडिया का ही देन है। मुझे लगता है कि तकरीबन 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं इस मूवमेंट को। सबसे पहले पूजनीय बौद्ध भिक्षुओं ने वहाँ पर भूख हड़ताल की। ये दुनिया के इतिहास में पहला एक ऐसा मुद्दा होगा। सोचो, हमारे बौद्ध भिक्षु महाबोधि महाविहार के अंदर शांतिप्रिय रूप से वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांग कर रहे थे कि हमारा जो बौद्ध मंदिर है वो हमें दे दो। इस देश के हालात क्या हो गए। सम्राट अशोक ने सोचो जो महाविहार को बनवाने का काम किया था, और देश जब आज़ाद हुआ, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया और उस संविधान के तहत इस देश में जितने भी धर्मावलंबी हैं, मैं तो कहना चाहूँगा अगर क्रिश्चियन का अगर चर्च है तो उसका कंडक्शन वहाँ का पादरी करता है, कोई भी मस्जिद है उसका संचालन मौलाना करते हैं, मंदिर है तो उसका बाबा और शंकराचार्य करते हैं। तो हमारे बौद्ध धर्म, हमारा जो बुद्ध विहार है, हमारी जो विरासत है, उस विरासत को बौद्धों को क्यों नहीं, उस विरासत पे एक बीटी एक्ट बना दिया है 1949, बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट, उसका 1949 एक्ट बना दिया और उसमें जो भी जिलाधिकारी महोदय गया के होंगे वो उसके अध्यक्ष होंगे। और इसके अलावा हमारे 4 बौद्ध भिक्षु हैं, वो 4 बौद्ध भिक्षु उस ट्रस्टी में हैं और 4 जो हिंदू कम्युनिटी के लोग, और मैं कहना चाहूँगा कि सनातनी लोग, वो हमारे मंदिर पे ऊपर कब्जा किए हुए। मैं आपको रियल स्टोरी अगर बताऊं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस दिन मैं मूवमेंट के लिए गया, जिस दिन मैं बिहार की धरती पर मूवमेंट के लिए गया, मंदिर का कोई भी फोटोग्राफ्स नहीं ले सकते हो। मेरे साथ में तो मेरी सिक्योरिटी थी और सिक्योरिटी के चलते उनके पास मोबाइल था, लिहाजा फोटोग्राफ्स ले लिए गए अपनी विरासत को दिखाने के लिए। मैंने उस दिन अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के पेज से शेयर भी किया था कि हमारी जो विरासत है, हमारी धरोहर है, हमारे अपने लोगों को उस विरासत को बचाने के लिए आना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि आज
देश एक अलग ट्रेंड में जा रहा है। और ये विरासत को बचाने के लिए मैं आप जैसे पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। तकरीबन 60 दिन हो गए वहाँ पर आदरणीय अशोक लामा जी और तमाम हमारे बौद्ध भिक्षु वहाँ पर इस मूवमेंट को शांतिप्रिय धरना कर रहे हैं। जब धरना कर रहे थे तो रात में 12 बजे पुलिस आती है और हमारे बौद्ध भिक्षुओं को उठा के ले जाके कहीं फेंक देती है। और जब फेंक देती है तो उनके लिए कोई धरने के लिए कोई जगह भी नहीं दिया गया। दूसरे दिन 4 जगह बताई जाती हैं वहां पर महाबोधि के पास में, लेकिन चारों जगह ऐसी थी जैसे कि किसी जंगल में तप हो रहा हो। अब जंगल में प्रदर्शन थोड़ी हो सकता है, लेकिन हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने जैसे ही हम लोग एंट्री करेंगे गया से, ओवर ब्रिज के पास में है, लेफ्ट साइड में पूरा धरना स्थल बना दिया है और शांतिप्रिय रूप से धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। और आज आप जैसे पत्रकार साथियों की ये देन है कि आज ये मूवमेंट अकेला बिहार का नहीं रहा, आज ये मूवमेंट भारत देश का नहीं रहा। पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने स्वयं फर्रुखाबाद जनपद में तमाम बौद्ध भिक्षुओं के साथ, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के मानने वालों के लोगों के साथ, मैंने खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो कचहरी से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, वहां से मैंने शांतिप्रिय रूप से प्रदर्शन किया और माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इस देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया के लिए ज्ञापन दिया कि हमारे महाबोधि को मुक्त करो। और ये अकेला फर्रुखाबाद में नहीं हुआ, आज पूरे उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में ये प्रदर्शन होने का काम हुआ। तो मैं कह सकता हूं, और आज ये मूवमेंट कुछ दिनों पहले अमेरिका में शांतिप्रिय आंदोलन हुआ, अभी ब्रिटेन में हो रहा है, म्यांमार में हो रहा है, थाईलैंड में हो रहा है। तो ये कह सकता हूं कि आज तथागत बुद्ध की जो धरोहर है, बौद्ध विरासत है, उसके लिए मुक्ति के लिए पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अभी 2 दिन पहले माननीय देश के प्रधानमंत्री जी अभी थाईलैंड गए और थाईलैंड की जो वहाँ की प्रधानमंत्री है शिवानात्रा के साथ में तथागत भगवान गौतम बुद्ध के सारे स्टैचू के साथ में प्रेजेंटेशन हो रहा है। और दुख तो मुझे इस बात का हो रहा है कि अभी श्रीलंका भी गए, श्रीलंका में हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, उनके सामने देश के प्रधानमंत्री माननीय जी नतमस्तक हैं। और इसी देश में जहां लाखों बौद्ध भिक्षु जो आंदोलन कर रहा है, वो उनको नहीं दिखता है। इसलिए मैं तो यही अनुरोध करना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। और जब 8,000 करोड़ के जहाज से जब इंडिया में वो लैंड करते हैं तो उनको हमारे बौद्ध भिक्षु नहीं दिखाई देते। सर, आपने कहा कि 2 महीने प्रदर्शन को हो चुके हैं, तो अब 2 महीने पूरे हो चुके हैं और बौद्ध भिक्षुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो देश का जो बहुजन समाज है वो भी आंदोलित है। तो आपको, और संसद में भी ये मांग उठी है, कई विधानसभाओं में, बिहार विधानसभाओं में, संसद में, पूरे देश में ये बड़े स्तर पर चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि अगर बोधगया टेम्पल एक्ट है तो सरकार को पावर है उसे खत्म करने की, तो वो क्यों नहीं खत्म करना चाहती? क्या लगता है आपको? आज के हालातों की अगर देश में बात की जाए तो आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये ना तो दलितों का, पिछड़ों का, बैकवर्ड का और जितने भी गरीब लोग हैं, मैं तो कह सकता हूं इनका कभी भी उद्धार नहीं सोच सकते। हर लेवल पर शोषण करने की इनकी स्ट्रेटजी है। कुछ दिनों पहले लोकसभा में मुस्लिम वक्फ बिल पास हो गया, गरीब बच्चों की शिक्षा को खत्म कर दिया गया। मेडिकल इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की इतनी फीस कर दी कि अब साधारण गरीब परिवार का बच्चा नहीं पढ़ सकता। दूसरा, हमारी विरासत है महाबोधि विहार, उसके लिए भी इनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। जिस तरह से जो मुद्दा है, मैं तो ये कहूँगा कि ये धीरे धीरे हमारी सारे जो हमारी विरासतें हैं, हमारे जो शिक्षा है, हमारी जो नौकरियां हैं, उन सबको धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं और इस देश में एक नई तरह का सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुजन साथियों ने जो मूवमेंट किया, हमारे बहुजन नायकों ने जो मूवमेंट किया, ये अप्रैल का महीना बड़ा इम्पोर्टेंट महीना है। इस अप्रैल के महीने में ज्योतिबा फुले जी हुए और बाबा भीमराव अंबेडकर जी का भी जन्मदिन था और सम्राट अशोक जी का भी जन्मदिन था। और मैं तो ये भी कहूँगा कि वहाँ एक पत्रकार साथी ने मुझसे ये पूछा था
कि यहाँ पर बिहार के लोग कम हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया था और बताया था, ये वही बिहार की धरती है जिस धरती पर भगवान बुद्ध पैदा हुए, जिन्होंने पूरे भारत नहीं पूरे संसार को करुणा और मैत्री का संदेश दिया। ये वही बिहार की धरती है जिस बिहार की धरती पर बाबू जगदेव कुशवाहा जी पैदा हुए और उन्होंने मूवमेंट चलाया। और अपने मूवमेंट में सोचो, उस समय उन्होंने कहा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो मूवमेंट चल रहा है आगे, शांति प्रिय मूवमेंट आज एक वैश्विक मूवमेंट बन गया है और महाबोधि मूवमेंट मुक्त होकर चलेगा। मैं इस मौके पर मैं आपको संतोष जी एक चीज और बता रहा हूँ। उस मूवमेंट में जब मैं धरने पर रहा, वहां पर एक लड़की है ज्ञानमती गुप्ता। जब मैंने उसको देखा, वो अपने पति और अपने बच्चों के साथ महाबोधि टेम्पल में दर्शन करने आई थी और उसी समय एकाएक पुलिस का रेड पड़ती है, बौद्ध भिक्षुओं को उठाने का काम करता है। उस लड़की को भी उसी समय उठा लिया और वो ज्ञानमती गुप्ता थी। उसने कहा कि ये क्या हो रहा है इस देश में। मैं तो दंग था कि वो लगातार जितने बौद्ध भिक्षु हैं उनकी सेवा करती है। और वो लड़की ने कहा कि सर, महाबोधि की मुक्ति के लिए मैंने अपने पति को दान कर दिया है और उनको चीवर ग्रहण कर दिया है। फिर मैंने उस बच्ची से पूछा कि पहले शुरुआत में 10 दिन के लिए भूख हड़ताल थी, फिर उसके बाद एक्सटेंशन हुआ। तो उसका ये कहना था कि पहले मैंने अपने पति को 10 दिन के लिए दान किया और अगर ये मूवमेंट 10 साल भी चलेगा तो भी मैं अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए बौद्ध भिक्षुओं को दान कर दिया है और वो अब हमारे पति नहीं है, वो एक तरह से हमारे धर्म गुरु हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो उस धरने पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों के भारत की तरह हमारे महापुरुषों ने जो मूवमेंट चलाया, तो वो लोग बहुत दृढ़ संकल्प हैं और उन सभी का कहना है कि हम लोग महाबोधि को मुक्त करा के ही मानेंगे। सर एक और सवाल है कि जी। महाबोधि 2 महीने तो हो गए, जी। तो अब आगे आपकी क्या योजना है? उत्तर प्रदेश के लोगों की क्या योजना है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग भी बड़ी संख्या में वहां जा रहे हैं, तो आगे की क्या योजना बनाई गई है उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से? जो भी मूवमेंट बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा चल रहा है या जनता के द्वारा हो रहा है, ये मैं कह सकता हूं कि आगे चलकर एक बहुत बड़ा रूप लेने का काम करेगा। अभी सम्राट अशोक जयंती के इस अवसर पर 50 और 1000 लोग बौद्ध गया की धरती पर पहुंचने का काम किया। अभी कुछ दिनों में भगवान बुद्ध का बुद्ध जयंती होगी, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस बुद्ध जयंती पर पूरे देश के लोग इकट्ठे होंगे। वैसे भी वहाँ पूरे भारत देश के लोग इकट्ठे हैं। मैंने देखा हिमाचल से हैं, जम्मू से हैं, आसाम से हैं, सिक्किम से बौद्ध भिक्षु हैं, कर्नाटका से हैं, महाराष्ट्र से बहुत सारे बौद्ध उपासक हैं और पूरे भारत देश के कोने कोने से लोग खुद जाके वहाँ पर अपना सेवा कर रहे हैं और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक और सवाल है कि उत्तर प्रदेश में लगातार आप भी फेसबुक पर भी शेयर कर जी। रहे हैं कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, हम्म। पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर भी कल अखिलेश जी बात कर रहे थे। हाँ। तो इन सब चीजों पर आप लोगों का क्या प्लान है, क्या कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार को अभी कैसे देख रहे हैं? मेरा तो यही प्लान है और मैं प्रदेश के लोगों से यही कहना चाहूँगा, इस उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत सारी अपनी आहुति दी है, बहुत सारा वर्क किया है और इस उत्तर प्रदेश को अगर बचाना चाहते हैं तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलने का काम करें। और मुझे पूरा भरोसा है कि 2027 में ये सरकार बदलेगी, क्योंकि जब रावण का गुमान नहीं रहा तो इनका भी सरकार का सिस्टम चेंज होगा और जो त्रिशरण का नारा भगवान गौतम बुद्ध ने दिया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम और संघम शरणम गच्छामि, मुझे लगता है कि वही नारा आगे चलकर तमाम हमारे महापुरुषों ने दिया। ज्योतिबा फुले जी ने दिया, सावित्रीबाई फुले जी ने दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिया, श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया। तो इन सारे महापुरुषों ने जो मूवमेंट किया, मुझे लगता है कि आज की डेट में वही नारा आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए के रूप में
इस उत्तर प्रदेश के साथ भारत देश को देने का काम कर रहे हैं। और ये आदरणीय अखिलेश यादव जी और पीडीए की ये ताकत है कि जो केंद्र में बैठी सरकार ये बहुत कुछ करना चाहती थी, आज उस पर नकेल लगाने का अगर किसी ने काम किया है तो पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि समय आएगा और समय अनुकूल आएगा। एक और सवाल है, आप फर्रुखाबाद लोकसभा से चुनाव लड़े थे, आपने आरोप लगाया था कि आपको हराया गया, आपने किस मामले में केस भी किया हुआ है, तो उस मामले में अभी क्या चल रहा है? बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उस मामले में जो मामला दर्ज हुआ है उसमें अभी क्या हो रहा है। ये तो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से हम लोगों को हराने का काम किया। तकरीबन 4700 वोट से मैंने जो कैलकुलेट किया था उसमें हम जीत गए थे, लेकिन वहाँ के माननीय जिलाधिकारी महोदय ने 21 राउंड के बाद, जो करीब 2 बजे थी, 2 बजे काउंटिंग के 21वां राउंड हो चुका था, और फिर उन्होंने काउंटिंग का डिस्प्ले बंद कर दिया। रात में 7 से 8 बज गया, अंधेरा हो गया, तब जो हमारे जो सपोर्टर थे उनके ऊपर लाठीचार्ज कराने का काम किया। और लाठीचार्ज तो सबने देखा, आंसू के गोले फेंके गए, कितने सारे लोगों के हाथ फ्रैक्चर हो गए, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया। मुझे याद है तकरीबन 12 से 15 लोगों के ऑपरेशन मैंने इसी हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विपिन गुप्ता जी से कराने का काम किया था। तो इसके दुनिया में सब, अब भारत देश की बात करें, जब सबसे भरोसा उठ जाता है तो हम और आप न्यायालय की शरण में जाते हैं। इसलिए मैं भी न्यायालय की शरण में गया, उच्च न्यायालय की शरण में हमने पटिशन दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी पटिशन को स्वीकार किया और मुझे पूरा देश की और प्रदेश की न्याय प्रणाली पर भरोसा है कि हम लोगों को न्याय मिलने का काम होगा। तो और अभी उस केस में क्या चल रहा है? अभी स्वीकार हो गया है वो? नहीं, स्वीकार हो गया है। जी। अभी दोनों तरफ से एक तारीख पड़ा हुआ है, दूसरी तारीख के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, और इसके लिए हमारे जो माननीय एडवोकेट साहब हैं तो वही पूरा इस केस को देख रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से क्या है? आप चुनाव आयोग भी गए थे, चुनाव के ऑफिस में भी आप नजर आए थे, सभी लोगों ने देखा था, तो चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया थी? देश के चुनाव आयोग के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा, चुनाव आयोग ने एक व्यवस्था की। चुनाव आयोग ने एक व्यवस्था की कि आपका 7 दिन के अंदर आप अगर कराना चाहो तो रिकाउंटिंग हो सकता है, लेकिन उस रिकाउंटिंग के लिए एक मत पेटी के लिए 40,000 रुपये रखा है। अगर सोचो आपने 1,000 मत पेटियों की रिकाउंटिंग कराई तो तकरीबन 4 करोड़ रुपए खर्च होगा। तो मुझे लगता है कि पूरे भारत देश में किसी ने भी रिकाउंटिंग कराने की नहीं सोची, लेकिन मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तकरीबन जो 37 सीट आई हैं, सही मायने में अगर चुनाव होता तो 50 सीट से ज्यादा उत्तर प्रदेश में आने का काम होती, और 50 सीट अगर आती तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते। तो आगे इस मामले में आप लड़ते रहेंगे, क्या क्या रुख रहेगा? अभी माननीय उच्च न्यायालय में हमारा जो केस है वो विचाराधीन है, और जैसा भी निर्णय होगा मुझे पूरा न्याय प्रणाली पर भरोसा है कि उचित निर्णय देने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, दिल्ली की मुख्यमंत्री के द्वारा कल अखिलेश जी पर एक कमेंट किया गया, आपने भी देखा होगा किस तरह मानव गुप्ता एक सवाल पूछते हैं और न्यूज़ 24 के जो एंकर हैं और वो एक बेहुदा जवाब देती है, और आपने भी देखा होगा, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे उसे देख रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा, एक डॉक्टर होने के नाते इस तरह की टिप्पणी करना एक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बेहद खतरनाक चीज़ है, और इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, पिछड़े और दलित और बहुजन समाज के जो हमारे महानायक थे, उन्होंने भी तमाम तरह के प्रतिशोध सहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, सोचो बचपन में एक छोटा सा बालक जिसको कोई ज्ञान नहीं था, उसको बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया जाता था। माता सावित्रीबाई फुले इस देश में जब महिलाओं को शिक्षा पढ़ाने के लिए जाती थी और वो चाहती थी कि इस देश की महिलाएं आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें, तो उनके ऊपर भी सामंतवादी लोग कीचड़ फेंकने का काम करते थे। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जिसने जो सोच लिया है वो परिवर्तन होके रहेगा, जैसे हमारे महापुरुषों ने परिवर्तन करके दिखाया। तो सर एक और सवाल है, 27 को लेके क्या प्लान है? प्रदेश में भाजपा लगातार कह रही है कि वो जीत रहे हैं, केशव मौर्य जी भी लगातार कहते हैं कि उनके साथ है सारा पिछड़ा समाज,
और पिछड़ा समाज भाजपा को वोट दे रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है 27 में? मुझे पूरा भरोसा है कि 2027 में महापुरुषों के सपने का जो उत्तर प्रदेश था और बहुजन समाज के लोग जो आज पीडीए की आवाज के रूप में आज गली गली काम कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी ताकत बनेंगे और ताकत बनने के साथ में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने का काम होगा और आदरणीय अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। केशव जी कह रहे हैं कि समाजवादी जो है समाप्तवादी पार्टी बनेगी, उनसे क्या कहेंगे? और इनके बारे में मैं क्या कहूँ, उनके तो सारे स्टेटमेंट हमेशा हास्यप्रद रहते हैं। जी। वो हमेशा माननीय अखिलेश यादव जी पर ही स्टेट कमेंट कसते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि हमारे समाज महापुरुषों का समाज रहा है और तथागत भगवान गौतम बुद्ध के हम लोग वंशज कहे जाते हैं और जहाँ गौतम बुद्ध जी का नाम आ जाता है तो उनकी तो सबसे पहली लाइन आता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि। उनको अपने ज्ञान का प्रयोग रहते हुए इस तरह से कमेंट नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि देश के या प्रदेश के लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, देश में जो हालात हैं या जो प्रदेश में हालात? देश के और प्रदेश के लोगों को मेरा यही मैसेज है कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो पूरे समाज का, खुद का, परिवार का परिवर्तन करने का काम कर सकती है। हम बैकवर्ड और एससी समाज के लोग, मैं मीडियम क्लास नहीं कहेंगे, मीडियम क्लास से भी लो क्लास के लोग हैं, ऐसे लोगों के बच्चों को अगर शिक्षा नहीं मिल पाई तो ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा और इस गुलामी से अगर निजात पाना चाहते हैं तो 2027 में परिवर्तन करने का काम करें। आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस देश का, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें और मैं कह सकता हूं कि आज आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए की आवाज बन चुके हैं। इस बार 5 अप्रैल के दिन सम्राट अशोक जयंती थी और मैंने भी अनुरोध किया, मेरे साथ में बहुत तमाम हमारे जैसे जो नेतागण हैं, हमारे समाज के संभ्रांत लोग हैं, उन्होंने जरूर अनुरोध किया होगा कि हमारा समाज बड़े सम्मान से सम्राट अशोक जयंती मनाता है और आदरणीय जी ने इस बात को स्वीकारा और ये रिजल्ट है। पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय हैं, हर कार्यालय पे हमारे महर्षि कश्यप के साथ में महाराजा निषाद के साथ में सम्राट अशोक जयंती का मनाने का भी काम इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किया है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी परिवर्तन करने का काम करेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी, जिनका कहना है कि परिवर्तन होगा और उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। महाबोधि महाविहार को लेकर हमने उनसे बात की, चुनाव में जो उनका आरोप है कि उन्हें हराया गया था उसको लेकर भी बात की, जिस पर उनका कहना है कि मामला अभी चल रहा है। बाकी उनका कहना है कि 27 में परिवर्तन आएगा, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, और देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप लोग देखते रहिए इंडस न्यूज़ टीवी।